हम लोग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय यानी कि हमारा जनरल साइंस, इस जनरल साइंस के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक को उठाएंगे हम, और जिसका नाम है कोशिका। बच्चों, ये सब चीज़ें पढ़ाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। बच्चों, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं उसके क्वेश्चंस जो हैं हर तरह के कंपटीशन एग्ज़ाम में आते हैं, चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे वो पटवारी का एग्ज़ाम हो, या फिर स्कूल व्याख्याता का एग्ज़ाम हो। ठीक है, और इस वीडियो के अंदर इतनी बारीकी से और इतने आसान तरीके से आपको समझाया जाएगा कि आपको यूँ चुटकियों के अंदर वो सारी की सारी चीज़ें याद हो जाएंगी एकदम से। तो चलिए आरंभ करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो हमारे जो टॉपिक का नाम है कोशिका, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में सेल बोल रहे हैं। बच्चों, आज तो हम लोग सिर्फ क्या कर रहे हैं, हम एक इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं इसका, और अगले वीडियो में याद रखिए, देखना मत भूलिएगा हमारा अगला वीडियो भी। अगले वीडियो में हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे जो कि तमाम कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में आ चुके हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करें। चलिए, तो हमारा जो टॉपिक है वो है कोशिका। कोशिका क्या होती है या फिर सेल क्या होती है? कोशिका हमारे जीवन की मूलभूत इकाई है, जिसको हमारे अगर हम बात करें हमारे जीवन की मूलभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। अब आप कहोगे समझ नहीं आया, ठीक है, होती क्या है ये कोशिका? तो मैं आपसे ये कहूँगी कि हमारा शरीर जो है, हमारा शरीर किससे मिलके बना है? कोशिकाओं से मिलके बना है। जैसे हम मकान बनाते हैं, है ना, तो जब हम मकान बनाते हैं तो उसकी मूलभूत इकाई क्या है? ईंट, बहुत सारी ईंटें रख के क्या बनता है? एक मकान बनता है। ऐसे ही बहुत सारी कोशिकाओं से क्या बना है? हमारा शरीर बना है। ठीक है, तो कोशिका के बारे में जानने से पहले हम इसके इतिहास के बारे में थोड़ा सा जान लें कि इसका इतिहास क्या है। कोशिका का इतिहास बहुत पुराना है, या फिर अगर मैं ये बात करूँ यहाँ पे कि एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था, अगर हम बात करें, रॉबर्ट हुक। एक्चुअली इसकी कहानी मैं आपको सुनाती हूँ। बेसिकली ये विज्ञानी भी नहीं थे, ये क्या करते थे कि लेंस बनाते थे, है ना। बहुत सारे लेंस का यहाँ पे बनना शुरू हो गया था, सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार होना शुरू हो गया था, लेंस का बनना शुरू हो गया था। तो उन्होंने क्या किया कि तने की जो छाल होती है, ठीक है, जिसको अगर मैं बोलूँ बार्क जो होता है तने का, स्टेम का जो बार्क होता है, उसको लिया और उसके अंदर उसको अपने जो अब उसके पास जो लेंस था उसके अंदर उन्होंने उसको देखा। तो जब उन्होंने उसको उस लेंस के अंदर से देखा तो उनको लगा कि जैसे कोई मधुमक्खी का छत्ता होता है ना, देखा होगा आप लोगों ने, इस तरह के छत्ते जैसी संरचना थी। ठीक है, और उन्होंने उस संरचना को नाम दिया सेल्यूला। उन्होंने उस संरचना को नाम क्या दिया? सेल्यूला। और यहीं से ही नाम पड़ा क्या? सेल। यहाँ से नाम क्या पड़ा? सेल। बच्चों, सेल जो है इसको तो हम बोल रहे हैं इंग्लिश के अंदर, और हिंदी में इसका नाम क्या होता है? कोशिका। तो ये जो खोज हुई थी, इस खोज का जो श्रेय जाता है वो जाता है सन 1665 के अंदर। कौन से सन में? 1665 के अंदर। ठीक है, इतनी बात तो समझ में आपको आई गई होगी कि सबसे पहले कोशिका की जो खोज थी वो किसने की थी? रॉबर्ट हुक ने की थी, और रॉबर्ट हुक ने मरी हुई कोशिकाओं की खोज की थी। बच्चों, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा कई बार पूछा जा सकता है कि यहाँ पे जो रॉबर्ट हुक थे उन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी या फिर मरी हुई कोशिकाओं की? तो ये कोशिकाएं कैसी थी? मरी हुई, मृत कोशिकाएं होती हैं, जिनको हम डेड सेल्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। तो इन्होंने मरी हुई कोशिकाओं की खोज की, तो भाई लिविंग कोशिकाओं की खोज किसने की, है ना। तो लिविंग कोशिकाओं की खोज करने का जो श्रेय जाता है वो एक साइंटिस्ट हैं जिनको हम वॉन ल्यूवेनहॉक, ठीक है, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक, ये एक वैज्ञानिक थे। ठीक है, और ये इन वैज्ञानिक ने प्रथम जीवित कोशिका की खोज की थी। इन्होंने ये कहा था कि कोशिकाएं जो हैं वो मरी हुई नहीं होती हैं, वो कैसी होती हैं? वो जीवित होती हैं। और इनकी जो खोज हुई थी वो हुई थी 1674
किस में हुई थी? 1674 में। बच्चों सन याद रखना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे। क्यों याद रखना ज़रूरी है? क्योंकि जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपसे वैज्ञानिक का नाम भी पूछा जा सकता है और आपसे सन का नाम भी पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन्होंने कौन से सन में की थी? 1664 के अंदर करी, ठीक है। तो बच्चों कोशिका जब हम पढ़ते हैं तो कोशिका का जो दिल है, उसका जो हृदय है, उसका जो दिमाग है या फिर उसके जो सारे काम करेगा, आप लोगों ने पढ़ी हुई है 10वीं तक तो सारा का सारा कोशिकाएं। जल्दी से याद कीजिए वो क्या था? जी बिल्कुल, वो था केंद्रक। कोशिकाओं के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट भाग जो होता है वो होता है केंद्रक। क्या होता है? केंद्रक। और केंद्रक की खोज का जो श्रेय जाता है, केंद्रक जो है उसकी जो खोज हुई है उसके खोज का जो श्रेय जाता है वो एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रॉबर्ट ब्राउन। उनका नाम क्या है? रॉबर्ट ब्राउन। अब जो ये रॉबर्ट ब्राउन थे ये भी एक तरह के वनस्पति वैज्ञानिक थे, ठीक है। ये बात भी कई बार पूछी जाती है कि वो कौन से वैज्ञानिक थे। तो जो ये वैज्ञानिक थे ये कौन से थे? वनस्पति वैज्ञानिक थे। और जो ऑर्किड के फूल होते हैं, ऑर्किड के फूल आप लोगों ने देखे होंगे, तो जो ऑर्किड की जड़ें होती हैं उन जड़ों के अंदर इन्होंने सबसे पहले केंद्रक की खोज की थी। और जो केंद्रक की खोज हुई है वो हुई है सन 1831 के अंदर। कब हुई है ये? 1831 के अंदर, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई जी। तो अगर हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं, एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं इस चीज़ को कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे पहले जो कोशिकाओं की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और ये खोज हुई थी मरी हुई कोशिकाओं की। और कहाँ पे हुई थी? ये तने की जो तने की जो मरी हुई छाल होती है जिसको हम बार्क कोशिकाएं बोलते हैं, बार्क सेल्स होती हैं, उन्होंने इसमें खोज की थी। और उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पे तो खाली खाली क्या है? चैम्बर्स हैं, ठीक है। और उन खाली चैम्बरों को उन्होंने नाम दिया क्या? सेल्यूला। और वहीं से ही नाम पड़ा क्या? सेल नाम पड़ा। और इन्होंने खोज कब की थी बच्चों? इन्होंने खोज की थी सन 1665 के अंदर, ठीक है। उसके बाद जीवित कोशिकाओं की खोज करने के लिए जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने कब की थी खोज? 1674 के अंदर। और अगर मैं बात करूं कि जो केंद्रक की खोज की थी वो की थी रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 के अंदर। तो यहाँ पे जैसे जैसे माइक्रोस्कोप का यानी कि सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार होता गया वैसे वैसे हमें और कोशिका के बारे में पता चलता गया, ठीक है। चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपकी नॉलेज को थोड़ा सा और बढ़ाते हैं। तो मित्रों, बच्चों, यहाँ पे अब इसके बाद में क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक आए जिनका नाम था डुजार्डिन। उनका नाम क्या था? डुजार्डिन। और इन्होंने ये कहा कि भाई जो कोशिकाएं होती हैं उनमें कुछ ना लिक्विड सा मटेरियल रहता है, ठीक है। लेकिन ना तो ये उसको नाम दे पाए और ना ही कुछ और चीज़ बोल पाए। और ये चीज़, लेकिन इन्होंने ये ज़रूर कहा था कि कोशिकाओं के अंदर कुछ ना कुछ लिक्विड चीज़ ज़रूर होती है। किसने कहा था? डुजार्डिन ने कहा था। और ये कहा था उन्होंने 1835 में, ठीक है। और इन्होंने इसका नाम दिया सारकोड। क्या नाम दिया? सारकोड, ठीक है। और ये इन्होंने किया था प्रोटिस्टा के अंदर, ठीक है। प्रोटिस्टा यानी कि अगर मैं आप लोगों से इस बारे में हम आगे पढ़ेंगे कि प्रोटिस्टा क्या होता है, वर्गीकरण किस हिसाब से होता है, उसके लिए आपको हमारे वीडियो रेगुलर देखने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो उन्होंने नाम क्या दिया? सारकोड नाम दिया, ठीक है। लेकिन जो श्रेय जाता है, आप लोगों ने बहुत सुना होगा इसके बारे में, उसका नाम है जीव द्रव्य। क्या बोल रहे हैं उसको? जीव द्रव्य। अगर आपसे ये कहा जाए, आपको समझ नहीं आया, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ कि आपको समझ नहीं आया कि जीव द्रव्य क्या होता है, तो हम ये बताएंगे आपको कि कोशिका के अंदर जो भी यहाँ पे जो ये इस तरह का द्रव भरा हुआ है जिसके अंदर कोशिका के सारे जितने भी, अगर हम बात करें कोशिका के सारे अंग उपस्थित हैं, उसको हमने नाम क्या दिया? जीव द्रव्य, ठीक है। और इसको हम प्रोटोप्लाज्म भी नाम दे रहे हैं। और ये प्रोटोप्लाज्म की खोज जो है वो की थी किन्होंने? पुरकिंजे ने। इन्होंने की थी इसकी खोज
पुरकिंजे ने, ठीक है, इन्होंने खोज की, पुरकिंजे ने इनकी खोज करी और पुरकिंजे ने 1840 के अंदर इसकी खोज करी और इसका नाम दिया क्या, जीव द्रव्य। कब खोज की थी इसकी, 1840 के अंदर। समझ में आया आपको कि पुरकिंजे ने जो ये प्रोटोप्लाज्म है वो नाम दिया और इसको हम हिंदी में क्या नाम दे रहे हैं, जीव द्रव्य। लेकिन पुरकिंजे से पहले कौन आए थे, पुरकिंजे से पहले आए थे डुजार्डिन, और डुजार्डिन ने क्या बताया था, उसका नाम जो दिया था, क्या दिया था, सारकोड। लेकिन डुजार्डिन की बात किसी ने सुनी नहीं थी, लेकिन उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझाया गया किसने, पुरकिंजे ने। इसीलिए पुरकिंजे को जीव द्रव्य की खोज का श्रेय जाता है। समझ में आ गई। अगर क्वेश्चन आता है कि सारकोड किसने बताया, तो आप क्या बताएंगे, डुजार्डिन। और अगर ये आया कि जीव द्रव्य किसने बताया, तो आप बताएंगे पुरकिंजे ने। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बच्चों एक चीज़ और आती है यहाँ पे, जितनी भी कोशिकाएं हैं उनको लेके एक तो कोशिका का अगर हम बात करें सिद्धांत दिया गया, ठीक है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं सेल थ्योरी। क्या बोलते हैं, सेल थ्योरी। वो सेल थ्योरी क्या है, उससे पहले आपको जाना पड़ेगा। दो साइंटिस्ट थे, एक थे श्लीडन और एक थे श्वान। ठीक है, एक क्या थे, श्लीडन और एक क्या थे, श्वान। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया और इन्होंने क्या किया, समझिएगा। श्लीडन ने ये कहा कि भाई सारी की सारी, अगर हम बात करें, जो श्लीडन थे उन्होंने कहा कि सारी पादप कोशिका, जितने भी पादप होते हैं, जितने भी प्लांट्स होते हैं, वो सब किसके बने होते हैं, कोशिकाओं के बने होते हैं। इन्होंने बस इतना कहा, क्या कहा कि सारे के सारे पादप जो है, यानी कि सारे के सारे जो पौधे हैं वो किसके बने हुए हैं, कोशिकाओं से बने हुए हैं। ठीक है, इन्होंने कहा कि भाई पादप जो है ये कोशिकाओं से बने हुए हैं। और श्वान ने क्या कहा कि जितने भी जंतु हैं, ठीक है, एक ने क्या कहा, पादप, और दूसरे ने ये कहा कि भाई जितने भी जंतु हैं वो सब किसके बने हुए हैं, कोशिकाओं के बने हुए हैं। और इन्होंने ये दोनों चीज़ें अलग अलग कही थी। उसके बाद इन दोनों की थ्योरी को मिला के, इन दोनों के सिद्धांत को मिला के एक सिद्धांत दिया गया, जिसका नाम रखा गया क्या, बताइए, कोशिका सिद्धांत। इसका नाम क्या रखा गया, कोशिका सिद्धांत रखा गया इसका नाम। और ये जो कोशिका सिद्धांत है ये आया सन 1839 के अंदर। ठीक है, ये सिद्धांत जो आया ये आया सन 1839 में। ठीक है, चलिए, तो जब ये 1839 में ये सिद्धांत आया तो इस सिद्धांत के अनुसार क्या था, इस सिद्धांत के अनुसार ये था कि सारी कोशिकाएं जो होती हैं वो सारी कोशिकाएं उपापचयी क्रिया करती हैं। अब आप कहेंगे कि ये उपापचयी क्रिया क्या होती है मैडम जी, हमें समझना आ रहा। ठीक है, तो ये उपापचयी क्रियाओं का मतलब समझो कि या तो हम किसी चीज़ को बनाते हैं या हम किसी चीज़ को तोड़ते हैं। मतलब क्या हुआ कि हमारे शरीर में हम जब बाहर से कोई चीज़ खा रहे हैं तो वो चीज़ टूट रही है और हमारे शरीर में नई चीज़ बन रही है, हाँ या ना, ऐसा ही होता है ना। तो इसी चीज़ को अपचय और उपचय, ठीक है, अपचय और उपचय, इन दोनों क्रियाओं यानी कि बनना और टूटना, इन दोनों क्रियाओं को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है, उपापचयी क्रियाएं कहा जाता है। समझ में आ गया। यानी कि जो ये शब्द है उपापचय, अगर मैं इस शब्द के बारे में बात करूं उपापचय, तो इसको हम दो भागों में बांटते हैं। ये है अपचय और उपचय। ये अपचय और उपचय का मतलब क्या है, किसी चीज़ का बनना और किसी चीज़ का टूटना। ठीक है, और इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म, उसको हमने कंबाइनली क्या बोला, मेटाबॉलिज्म। यानी कि ये जो उपापचय क्रियाएं हैं, ये उपापचय क्रियाएं यानी कि सेल जो है, यानी कि कोशिका जो है वो क्या कर रही है, उपापचय क्रियाएं कर रही है। ठीक है, ये सेल थ्योरी में कहा गया कि सारी सेल्स जो है वो क्या कर रही हैं, उपापचय क्रियाएं कर रही हैं, श्वसन भी कर रही हैं। ये सारे काम कहाँ आए, कोशिका सिद्धांत के अंदर आए। ठीक है, लेकिन अब एक और साइंटिस्ट आए। ठीक है, अब जो ये साइंटिस्ट आए थे इनका नाम था विर्चो। ठीक है, एक मिनट के लिए आपको बताती हूँ। अब बच्चों विर्चो साइंटिस्ट ने क्या किया,
इन्होंने कोशिका सिद्धांत को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, जिसको हम आधुनिक कोशिका सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो याद रखना कि क्वेश्चन बनता है बच्चों कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत किसने दिया? आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया विर्चो ने। और विर्चो ने क्या कहा था? एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है। बहुत आसान है विर्चो को याद करना कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन रही है। ठीक है, इसको उन्होंने बोला ओमिनी सेलुला ई सेलुला। ठीक है, ये जो वर्ड्स है वो यहाँ का नहीं है, उन्हीं की भाषा का था, ये जर्मन वर्ड है कि ओमिनी सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब है कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका बन रही है। चलिए मैं आपको बताती हूँ वो क्या था। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे विर्चो की, तो जो विर्चो है, विर्चो नाम के साइंटिस्ट ने ये कहा, उन्होंने आधुनिक कोशिका का सिद्धांत दिया, यानी कि आधुनिक कोशिका सिद्धांत। ठीक है, ये आधुनिक कोशिका सिद्धांत दिया और उसमें किसने दिया? ये विर्चो ने। और जिसमें इन्होंने कहा कि एक कोशिका से दूसरी कोशिका बनती है बच्चों। और ये सिद्धांत आया कब? ये आया 1858 में। ठीक है बच्चों, देखो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है, इन्होंने इस चीज़ के बारे में बताया 1855 के अंदर। ठीक है, लेकिन एक्चुअली होता क्या है, अब यहाँ पे दो चीज़ें हैं। इन्होंने सिद्धांत बताया 1855 के अंदर, लेकिन ये सिद्धांत पेपर में पब्लिश होके जनता के पास कब गया? सन 1858 में। ठीक है, 58 में 1858 के अंदर विर्चो ने ये सिद्धांत प्रतिपादित किया। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। चलिए हम अब आगे से चलते हैं यहाँ पे। तो हम अब थोड़ा सा ये पढ़ते हैं कि जीव कौन कौन से होते हैं। जीव कौन कौन से होते हैं? अगर आपसे ये कहा जाए तो जीव जो हैं ये अकोशिकीय भी हो सकते हैं, एक कोशिकीय भी हो सकते हैं, और बहुकोशिकीय भी हो सकते हैं। अब आप कहोगे मैडम ऐसे कैसे हो सकता है कि अकोशिकीय जीव कौन से होते हैं? हमने तो नहीं सुना। होते हैं अकोशिकीय जीव। अभी याद करिए कि आजकल सारी दुनिया किससे परेशान है? जीव, विषाणु से। ठीक है, यानी कि वायरस से। वायरस के पास अपनी खुद की कोशिका नहीं होती है, ये शरीर के बाहर निर्जीव होते हैं, लेकिन शरीर के अंदर ये कैसे होते हैं? सजीव होते हैं। और ये वायरस जो होते हैं यानी कि जो विषाणु होते हैं, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, अपवाद है। किसके? ये कोशिका थ्योरी के अपवाद है। अगर आपसे पूछा जाए कि कोशिका थ्योरी यानी कि सेल थ्योरी का अपवाद कौन है, एक्सेप्शन क्या है, तो सेल थ्योरी का एक्सेप्शन है क्या है? विषाणु। ठीक है, ये जीवित है कब? शरीर के अंदर, और मरा हुआ है कहाँ? शरीर के बाहर। इसीलिए इसको हम क्या नाम दे रहे हैं? अकोशिकीय नाम दे रहे हैं। ठीक है, और दूसरा आता है एक कोशिकीय जीव, यानी कि उनके पास सिर्फ क्या है? एक ही कोशिका है। उसका ऐसे एक कोशिकीय जीव का नाम मैं आपको बताऊं, वो है अमीबा। क्या है? अमीबा। अमीबा के पास सिर्फ एक ही कोशिका होती है, जहाँ पे वो क्या कर रहा है? वहीं पे वो श्वसन भी कर रहा है, वो जनन भी कर रहा है, वो अपने आप को बचा के भी रख रहा है, वो बहुत सारी क्रियाविधि कर रहा है, लेकिन कोशिका कितनी है? सिर्फ एक। ठीक है, तो ऐसे जीवों को हम क्या नाम दे रहे हैं? एक कोशिकीय जीव नाम दे रहे हैं। और दूसरे जीव जो होते हैं उन जीवों को हम बोलते हैं बहुकोशिकीय जीव। बहुकोशिकीय जीव का मतलब जैसे आप, मैं, जितने भी जीव आपको नजर आ रहे हैं वो सारे जीव कैसे हैं? बहुकोशिकीय, यानी कि उनके अंदर बहुत सारी कोशिकाएं हैं, बहुत सारी। तो बच्चों ये हुई जीव की अलग अलग प्रकार के हमने जीव पढ़े। तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्टरी
अगर हम बात करें जहाँ पे हमने सिर्फ बात करी है कोशिका के बारे में कि उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका इतिहास क्या है और जीव जो है वो कितने प्रकार के होते हैं, तक जो हमने पढ़ा वो आपको समझ में तो आ गया होगा, लेकिन आपके पास लिखने के लिए अभी कुछ नहीं है ना। तो चलिए हम इसको ना व्यवस्थित तरीके से एक बार फिर से समझते हैं, रिवीजन करते हैं और प्लीज़ कॉपी और पेन लेके बैठिए और जो भी मैंने पढ़ाया है उसको लिखिए। और ये सुविधा आपको सिर्फ और सिर्फ कहाँ मिल रही है, ईशा ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। ठीक है, चलिए आरंभ करते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा था कि कोशिका जीवन की मूलभूत संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, यानी कि सेल इज द व्हाट, बेसिक यूनिट ऑफ द बॉडी। ठीक है, जो सेल होती है वो किसी भी जीवन की एक इकाई है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने खोज की थी कोशिका की। याद कीजिए, रॉबर्ट हुक ने कोशिकाओं की खोज की थी, लेकिन वो कोशिकाएं कैसी थी, मृत कोशिकाएं थी। मृत कोशिका में खोज की थी और वो कोशिका थी तने की कॉर्क की कोशिका। ठीक है, जो छाल होती है ना उसी को ही हमने नाम दिया है। तो वहीं पे जो कोशिकाओं की उन्होंने खोज की थी, किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। तो ये कोशिकाएं कौन सी हैं, मरी हुई कोशिकाएं थी। ठीक है, सन 1674 के अंदर एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी और इन्होंने कहाँ की थी, ये की थी पादप में। ठीक है, प्लांट्स के अंदर की थी। क्लियर, चलिए फिर उसके बाद 1831 के अंदर रॉबर्ट ब्राउन आए, है ना। कौन आए, रॉबर्ट ब्राउन। उन्होंने कहा कि भाई कोशिकाओं के अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कोशिकाओं का दिमाग होता है, और वो दिमाग क्या करता है, कोशिकाओं से सारी क्रियाएं करवाता है, उनका विभाजन भी कराता है, उनसे श्वसन भी कराता है। और ये खोज बहुत महत्वपूर्ण हो गई इस वजह से। तो ये दी थी किसने की थी, ये की थी रॉबर्ट ब्राउन ने। और कहाँ की थी, ऑर्किड के तने की जो जड़ होती है, ऑर्किड की जो जड़ होती है वहाँ पे की थी। फिर उसके बाद आए थे डुजार्डे नाम के वैज्ञानिक। उन्होंने 1835 में ये कहा था, इन्होंने प्रोटिस्टा के अंदर ये कहा था कि कुछ तरल होता है। क्या होता है, कोशिका के अंदर कुछ तरल होता है जिसको उन्होंने नाम दिया क्या, सारकोड नाम दिया। उसको उन्होंने नाम दिया क्या, सारकोड। लेकिन वो बहुत अच्छे से उसकी क्रियाविधि समझा नहीं पाए कि वो क्या होता है, कैसे होता है, और उसको बहुत अच्छे से समझाया किसने, 1840 ईस्वी में पुरकिंजे ने। और इन्होंने ही उसका नाम दिया क्या, प्रोटोप्लाज्म या फिर जीव द्रव्य नाम दिया। ठीक है, फिर उसके बाद कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किया गया। उस कोशिका सिद्धांत में दो वैज्ञानिक थे, श्नीडर एंड श्वान। ठीक है, श्नीडर ने क्या कहा कि सारे पादप जो है वो कोशिकाओं के बने हैं, जबकि श्वान ने क्या कह दिया, उन्होंने ये कह दिया कि सारे जंतु किसके बने हुए हैं, कोशिकाओं के बने हुए हैं। ठीक है, फिर इन दोनों ने मिलकर कोशिका सिद्धांत दिया और जिसमें उन्होंने कहा कि कोशिका जीवन की एक मूलभूत इकाई है, कोशिकाओं के अंदर सारी उपापचय क्रियाएं होती हैं और कोशिका जो होती है वो सभी सजीवों के अंदर होती हैं। तो ये क्या थी, ये आपके कोशिका सिद्धांत थे। ठीक है, और इस चीज को वापस से मॉडिफाई किया, किसने किया, रुडोल्फ विर्चो ने। रुडोल्फ विर्चो ने 1858 के अंदर इसको वापस से क्या किया, इसको वापस से इसको हम बोलते हैं आधुनिक कोशिका का सिद्धांत भी बोलते हैं इसको, और वापस से इसको प्रतिपादित किया। उन्होंने कहा ओमनी सेलुला ई सेलुला, याद रखिएगा इसको, ओमनी सेलुला ई सेलुला, यानी कि हर नई कोशिका पुरानी कोशिका से बनती है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा आधुनिक कोशिका का सिद्धांत। तो उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं यहाँ से हट रही हूँ तो आप एक बार स्क्रीनशॉट भी इसका ले लीजिए। बच्चों देखो, ये तो हुआ सिंपल सा, हमने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ये क्वेश्चन में कैसे आएगा इसका भी पता होना है, बहुत ज़रूरी है। कैसे आएगा क्वेश्चन में कि भाई मृत कोशिका की खोज किसने की, पहला क्वेश्चन हम कहेंगे रॉबर्ट हुक ने करी। कौन से सन में करी, तो हम कहेंगे 1665 में करी। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है कि जीवित कोशिकाओं की खोज किसने करी, या फिर इस साइंटिस्ट का नाम क्या है, तो हम क्या बोलेंगे, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इन्होंने पादप कोशिकाओं ने कहा था कि ये कैसी होती हैं, जीवित होती हैं। कब, 1674 में। तो बच्चों इस तरह से क्वेश्चन से बनते हैं, तो क्वेश्चन से हमेशा ध्यान रखिएगा
चलिए फिर पूछा जाए आपसे कि केंद्रक की खोज कौन सा सन में हुई थी, तो सन आपके सामने आ गया, सन आ गया आपका 1831 आ गया। किसने की थी? रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कहाँ पे की थी? हम यहाँ पे आपको ये भी बता रहे हैं कि उन्होंने कहाँ की थी, उन्होंने की थी ऑर्किड की जड़ के अंदर की थी। फिर डुजार्डिन ने क्या नाम दिया था जीव द्रव्य को? डुजार्डिन ने जीव द्रव्य को नाम दिया था सारकोड। क्या नाम दिया? सारकोड। और कब कहा उन्होंने कहा ये 1835 में, ठीक है। और उसको प्रोटोप्लाज्म किसने कहा, या फिर प्रोटोप्लाज्म की खोज किसने की थी? वो की थी पुरकिंजे ने। सन का नाम बताइए, तो सन का नाम होगा 1840, ठीक है। तो ये इस तरह से बच्चों हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग भी हम इसको समझ सकते हैं। या फिर आपसे ये पूछा जाए अगर कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो हम ये बोलेंगे श्नीडन और श्वान ने किया। कौन से सन में किया? वो किया था 1839 में किया था। इन दोनों ने मिलकर किया था कोशिका का सिद्धांत। अगर आपसे ये पूछा जाए, सिंपल सा क्वेश्चन आ गया, ओमिनी सेलुला ई सेलुला ये किसने कहा था, तो आप क्या बताएंगे? ये कहा था रॉडल्फ विर्चो ने कहा था। कौन से सन में कहा था? ये कहा था 1858 में कहा था। जिसका मतलब क्या है, आपसे बच्चों क्वेश्चन में इसका मतलब ही पूछा जा सकता है। तो उसका मतलब क्या है कि हर नई कोशिका पहले की उपस्थित कोशिका से बनती है, ठीक है। तो ये जो हमने आज वीडियो पढ़ा है उसमें आप देख लीजिए इस इतने से टॉपिक पे भी आपके कितने सारे क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अगले वीडियो के अंदर हम फिर मिलते हैं।